जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं इसमें क्या अंतर है। युग्मक जनन में नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन में नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि भ्रूणोद्भव में युग्मनस से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनस से भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा अंतर, युग्मक जो होता है वह अगुणित होता है। युग्मक अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड एन होता है। ओके, जबकि भ्रूण जो होता है वह द्विगुणित होता है। भ्रूण द्विगुणित 2n होता है। समझ गए आप लोग। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परागन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। पुष्प में नर भाग होता है, मादा भाग होता है। परागकोश में परागकण बनता है और परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो परागन की क्रिया होती है। ओके, परागन दो प्रकार का होता है। पहला स्वपरागन, जब एक ही फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है या स्थानांतरित होता है तो उसे स्वपरागन कहा जाता है। जबकि दूसरा नंबर परपरागन, जब एक फूल का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो वह परपरागन कहलाता है। ओके, हमारा तीसरा प्रश्न है, परपरागन के लिए फूलों में क्या अनुकूलन होते हैं। तो देखिए आप लोग, परपरागन के लिए हवा, कीड़े, पक्षी, जानवर आदि एजेंटों की आवश्यकता होती है। ओके, हवा, कीड़े, पक्षी, जानवर आदि जो माध्यम होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। ये माध्यम परागों को एक फूल से दूसरे फूल पर स्थानांतरित करते हैं। परपरागन के लिए जो फूल होते हैं उनका रंग चमकीला, फूलों का रंग चमकीला एवं फूल सुगंधित होने चाहिए। फूल सुगंधित होने पर कीड़े एवं पक्षी को वह आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। बड़े आकार की पंखुड़ियाँ, लंबे पुंकेसर और चिपचिपे परागकण होने चाहिए। परागकण के चिपचिपे होने पर वे आसानी से कीड़े एवं पक्षियों से चिपक जाते हैं और जब वे दूसरे फूल पर जाते हैं तो वहाँ वह दूसरे फूल पर परागकण गिर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंजीर में परपरागन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। अंजीर में जो पुष्पक्रम होता है उसमें ब्लास्टोफेग नामक मच्छर अंडे देता है। जब इस अंडे से बच्चे का निर्माण होता है तो वह पुष्प में मादा एवं नर भाग पर रेंगते रहते हैं। इस दौरान परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब ये पुष्पक्रम से बाहर आकर दूसरे फूल पर बैठते हैं तो परागकण दूसरे पुष्प पर आ जाता है और परागन की क्रिया संपन्न होती है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि फल का जो निर्माण होता है वह
अंडाशय से होता है। ओके, देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। सेब में निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय और पुष्पासन से होता है। सेब में जो फल का निर्माण होता है वह अंडाशय और इसके साथ पुष्पासन से भी होता है। अंडाशय और पुष्पासन दोनों से होता है, इसलिए सेब को आभासी फल कहा जाता है। पुष्प में दो तरीके से फल की रचना होती है। पहला, जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसे वास्तविक या सत्य फल, तथा दूसरा, जब अंडाशय और पुष्पासन मिलकर फल बनाते हैं तो उसे आभासी या सत्य फल कहते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आप इसे एक दो बार देखेंगे और इसको समझ लेंगे तो आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। जय माता दी।